तो हम जी सर आ रहे हैं। ठीक है, तो हम ये कह रहे थे कि टी सेल्स के पास जो टी सेल रिसेप्टर होते हैं, इसके अलावा CD3 रिसेप्टर होते हैं। तो इसके अलावा CD4 और CD8 होते हैं। तो हमने CD4 और CD8 के बेसिस पे टी सेल्स को दो पार्ट में डिवाइड किया, यानी कि CD4 is associated with helper T cells, CD8 is associated with T cytotoxic cells. Okay, जो CD3 है, it is a marker for T cells. कि T cells को अगर रिकॉग्नाइज करना है तो it is a CD3, क्योंकि it is present also in T helper cells, it is present also in T cytotoxic cells. फिर अगर हमें डिफरेंशिएट करना होगा कि साइटोटॉक्सिक सेल्स कौन सी है, तो हम डिफरेंशिएट करेंगे बाय द दिस CD8, और अगर हमें डिफरेंशिएट करना होगा कि हेल्पर टी सेल्स कौन सी है, तो दिस इज बिकॉज ऑफ CD4. तो जनरली जितनी भी टी सेल्स हैं दे ऑल हैव CD3. तो CD3 रिकॉग्नाइज करने के बाद फिर हम रिकॉग्नाइज करते हैं CD4 एंड CD8 को. देन इसके अलावा टी सेल्स के पास टी सेल रिसेप्टर होते हैं, और जो टी सेल रिसेप्टर होते हैं दे आर टू टाइप on the basis of chain they have present. If they have alpha beta chain, so they are known as alpha beta T cell receptor, or if they have gamma and delta, so they are known as gamma delta T cell receptor. तो दो टाइप की T cell receptor होते हैं on the basis of chain. तो जनरली मैक्सिमम जो है they all are alpha beta T cell receptor. जनरली इनके पास अल्फा बीटा टी सेल रिसेप्टर होते हैं. ठीक है, अब ये इन टी सेल रिसेप्टर का काम क्या है? टी सेल रिसेप्टर जनरली किससे बाइंड कर रहे हैं? इस पेप्टाइड से बाइंड कर रही है. दिस इज द पेप्टाइड. ठीक है, ये पेप्टाइड इससे बाइंड कर रहे हैं कौन? टी सेल रिसेप्टर. दिस इज द टी सेल रिसेप्टर. तो टी सेल रिसेप्टर का काम है कि ये बाइंड करते हैं पेप्टाइड से, और ये पेप्टाइड प्रेजेंट कौन कर रहा है? ये पेप्टाइड प्रेजेंट कर रहे हैं MHC. यानी कि ये जो पेप्टाइड है ये प्रोसेस्ड पेप्टाइड है, ना कि अनप्रोसेस्ड. यानी कि ये प्रोसेस हुए होंगे, यानी कि ये कभी कोई एंटीजन रहे होंगे जिनको ब्रेक डाउन करके शो किया गया MHC के थ्रू. तो इसको रिकॉग्नाइज करने के लिए चाहिए क्या था? टी सेल रिसेप्टर. तो टी सेल रिसेप्टर जब इसको रिकॉग्नाइज कर लेते हैं तो इसके बाद जो नीचे ये ट्रांस मेम्ब्रेन डोमेन आपको दिख रहा है, ठीक है, दिस इज अ ट्रांस मेम्ब्रेन सेल्स, दिस इज अ जीटा. ठीक है, जो CD3 में है, CD3 भी तीन टाइप के होते हैं. मतलब CD3 में तीन टाइप की चेन होती है. एक गामा, सॉरी इस तरीके से कह सकते हैं, गामा डेल्टा एंड ईटा. ईटा तो नहीं, ये एप्सिलॉन है. ठीक है, ईटा तो एन की तरह होता है. दिस इज गामा डेल्टा एंड एप्सिलॉन. तो दे हैव थ्री टाइप ऑफ चेन. तो उनमें दो हो सकता है गामा और एप्सिलॉन की हो, और दो हो सकता है डेल्टा और एप्सिलॉन की हो. इसके अलावा जो चेन है इट इज अ ट्रांस मेम्ब्रेन चेन. दिस इज जीटा. तो जब टी सेल रिसेप्टर इससे बाइंड करता है, यानी कि MHC से, चाहे वो कोई भी MHC हो, क्लास 1 हो क्लास 2, डिपेंड ऑन कि वो टी हेल्पर सेल्स है कि टी साइटोटॉक्सिक सेल्स है. तो जो जीटा सेल्स है वो इससे एसोसिएट होके सिग्नलिंग कराती है. यानी कि अब ये क्या कराएगी? सेलुलर डिफरेंशिएशन, यानी कि डिफरेंशिएशन, एम्प्लीफिकेशन, प्रोलिफरेशन, और फिर ये साइटोकाइंस रिलीज कराती है. ठीक है,
तो टी सेल रिसेप्टर दो टाइप के हैं, अल्फा बीटा गामा डेल्टा। अब अल्फा बीटा टी सेल रिसेप्टर जो है, इसमें अल्फा, इसको क्लियर कर देते हैं, अल्फा कंसिस्ट ऑफ 50 किलो डाल्टन मोलिकुलर वेट। जो चेन है अल्फा चेन, इट इज 50 किलो डाल्टन, और जो बीटा चेन है इट इज 39 किलो डाल्टन। और इट इज अ, जो जीन इनकोड कर रहे हैं इस अल्फा बीटा को, इट इज आईजी सुपर फैमिली। आईजी सुपर फैमिली समझ रहे हैं? यानी कि जो इम्यूनोग्लोबुलिन, जो एंटीबॉडी की को जो जीन वो एक्सप्रेस करते हैं या जो प्रोड्यूस करते हैं, उसी तरीके की सुपर फैमिली से ये बिलोंग करते हैं, आईजी सुपर फैमिली से। क्यों ऐसे है? क्योंकि इनमें भी एक वेरिएबल, इनमें भी एक वेरिएबल चेन और एक जो है कांस्टेंट चेन, इनमें भी एक कांस्टेंट और एक वेरिएबल चेन होती है। यानी कि जो अल्फा है उसमें भी एक कांस्टेंट रीजन होगा और वेरिएबल रीजन होगा, और जो बीटा है वो भी, उसमें भी एक कांस्टेंट और वेरिएबल रीजन होगा। तो कांस्टेंट और वेरिएबल रीजन दोनों जुड़ के ही जो है वो एंटीजन बाइंडिंग साइट बनाता है। ठीक है, टी सेल एंटीजन बाइंडिंग साइट जो है वो कांस्टेंट और वेरिएबल रीजन जुड़ के बनाते हैं। ठीक है, अब इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ अल्फा बीटा चेन। देखिए, दिस इज द वेरिएबल रीजन एंड दिस इज कांस्टेंट रीजन। ओके, तो ये जो अल्फा चेन है इट इज 50 किलो डाल्टन, तो मॉलिक्यूलर वेट है 50 किलो डाल्टन, और दिस इज 39 किलो डाल्टन। ये बाइंड करती है पेप्टाइड रीजन से। ठीक है, इसी तरीके से गामा एंड डेल्टा भी होगी। ठीक है, वहां पर अल्फा की जगह गामा हो जाएगा, ठीक है, और बीटा की जगह डेल्टा चेन हो जाएगी। बाकी चीजें सेम रहेंगी, वेरिएबल रीजन भी रहेगा उनमें भी और कांस्टेंट रीजन भी रहेगा उनमें भी। गामा एंड डेल्टा की बात करते हैं, तो जो गामा डेल्टा है, जैसा कि मैंने बताया था, दे ऑल्सो हैव वेरिएबल एंड कांस्टेंट रीजन। बट जो डिफरेंस की बात करें तो डिफरेंस मेनली ये है गामा और डेल्टा का कि ये अनप्रोसेस्ड पेप्टाइड से भी बाइंड करती है। क्लियर है? मतलब जो अल्फा बीटा है, जो टी सेल रिसेप्टर है, वो सिर्फ प्रोसेस्ड पेप्टाइड से बाइंड कर रही है, यानी कि जो एमएचसी शो कर रहे हैं। लेकिन जो गामा एंड डेल्टा है, they also recognize unprocessed peptide and other peptide, मतलब जो कि MHC से एसोसिएटेड नहीं है, जैसे कि हीट शॉक प्रोटीन। ठीक है, तो ये हीट शॉक प्रोटीन या फिर फॉस्फोलिपिड उनको भी रिकॉग्नाइज करती है, जो कि नहीं रिकॉग्नाइज करते हैं कौन? अल्फा एंड बीटा टी सेल रिसेप्टर। क्योंकि अल्फा एंड बीटा टी सेल रिसेप्टर सिर्फ एमएचसी एसोसिएटेड पेप्टाइड को ही रिकॉग्नाइज करते हैं। तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन टी गामा डेल्टा रिसेप्टर एंड टी अल्फा बीटा रिसेप्टर, इसको ध्यान रखिएगा। इसके अलावा जो अल्फा गामा एंड डेल्टा टी सेल रिसेप्टर है, दे are involved in मतलब they are found at the epithelial surface
and may control microbes at this location through cytotoxic activity and cytokine production. ठीक है, तो ये माइक्रोब कंट्रोल में पार्टिसिपेट करते हैं बाय द प्रोडक्शन ऑफ साइटोकाइंस। खैर उसकी इतना जरूरत नहीं है, मेन जो डिफरेंस समझना था वो ये है कि दे रिकॉग्नाइज अनप्रोसेस्ड और कन्वेंशनल एंटीजन, फॉर एग्जांपल हीट शॉक प्रोटीन एंड फॉस्फोलिपिड्स which are not associated with MHC molecule, while the alpha and beta only recognize the peptide which are associated with MHC molecule. Now the MHC, what is MHC? अभी इतनी देर से हम MHC कर रहे थे, तो MHC is a major histocompatibility complex. They are highly polymorphic genes which encodes these MHC. ठीक है, तो MHC जो है वो हाईली पॉलीमॉर्फिक जीन्स इनको इनकोड करते हैं, और जनरली 3 क्लास ऑफ MHC होते हैं, 3 क्लास होते हैं MHC, क्लास 1, क्लास 2 एंड क्लास 3, जिनके जीन ये दिए हुए हैं। दिस इज द क्लास 1 जीन, दिस इज द क्लास 2 जीन प्रोडक्ट एंड दिस इज द क्लास 3 जीन प्रोडक्ट। और इनके जीन प्रोडक्ट को कहते हैं HLA। क्यों कहते हैं? इट इज, क्योंकि ये है, इट इज ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन। तो MHC जीन प्रोडक्ट है, इट इज नोन एज ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन्स या HLA। तो क्लास 1 के जो एंटीजन है, इट इज HLA-A, HLA-B एंड HLA-C। ठीक है, इजी है, याद करने में कोई दिक्कत नहीं है। जो जीन प्रोडक्ट ऑफ क्लास 2 है, इट इज, इसमें सिर्फ D आप याद रखिए, D और D, उसके बाद उस D से PQR अटैच कर दीजिए, PQR। तो क्लास 2 जीन प्रोडक्ट इज HLA-DP, HLA-DQ एंड HLA-DR। क्लास 3 जीन प्रोडक्ट, जनरली जो क्लास 1 एंड क्लास 2 जीन है, दे फॉर्म एंटीजन विच आर प्रेजेंट ऑन द सेल सरफेस। जो HLA है, these are glycoproteins which are present only on the surface, but the class 3 gene products are found as a soluble antigen। ये soluble antigen की तरह जनरली मिलते हैं आपको, जैसे कॉम्प्लीमेंट C2, C4, B, TNF अल्फा एंड बीटा। तो जो क्लास 3 जीन प्रोडक्ट है, दे आर सॉल्युबल 1, और क्लास 1 एंड क्लास 2 दे आर सरफेस एंटीजन्स। ठीक है, ये डिफरेंसेस क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। नाउ द MHC क्लास 1। जो MHC क्लास 1 है, दिस इज द जीन प्रोडक्ट ऑफ MHC क्लास 1, यानी कि HLA-A-B-C अभी हमने पढ़ा था, और दे आर प्रेजेंट ऑन ऑल न्यूक्लिएटेड सेल्स। ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। तो MHC क्लास 1 है, इट इज एसोसिएटेड विद T हेल्पर सेल्स, मतलब कि ये, सॉरी, T साइटोटॉक्सिक सेल्स, ये T साइटोटॉक्सिक सेल्स से अटैच होता है MHC क्लास 1। और MHC क्लास 1 को शो कौन करते हैं? दे शो बाय ऑल न्यूक्लिएटेड सेल्स एंड प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स इसलिए कहा गया क्योंकि ये न्यूक्लिएटेड तो नहीं है, इसलिए इसको अलग से लिखा गया। तो ऑल न्यूक्लिएटेड सेल्स शो दीज क्लास MHC 1। अब MHC क्लास 1 जो है, दे हैव अल्फा चेन एंड सिंगल ट्रांसमेम्ब्रेन डोमेन, बीटा टू माइक्रोग्लोबिन। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर अगर देखें MHC क्लास 1 का, तो दिस इज द MHC क्लास 1। दे हैव अल्फा चेन,
This is the alpha chain. This is alpha chain. Okay, and this is beta microglobin. ओके, तो बीटा माइक्रोग्लोबिन अदर स्ट्रक्चर है और अल्फा चेन इज अलग स्ट्रक्चर है। और अल्फा चेन के पास एक पेप्टाइड बाइंडिंग ग्रुप। हेलो, हाँ बताइए सर प्लीज ये स्लाइड रिपीट कर दीजिए, मेरा नेट हो गया था तो ठीक है, नहीं देख पाया। देखिए एमएचसी जो है दे हैव वन अल्फा चेन, ठीक है, और जो अल्फा चेन है वो 3 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट है, अल्फा 1, अल्फा 2 एंड अल्फा 3, जिसमें जो अल्फा 1 एंड अल्फा 2 के बीच का जो स्पेस है इट इज नोन एज पेप्टाइड बाइंडिंग ग्रुव। ओके, इसके अलावा एक और चेन होती है उसको कहते हैं बीटा 2 माइक्रोग्लोबिन, ठीक है। तो दिस इज अल्फा। तो अल्फा चेन हैव 3 extracellular domain, okay, 2 of which form peptide binding group। कौन कौन से हैं वो? अल्फा 2 एंड अल्फा, कौन सा था, अल्फा 1 की अल्फा 3? अल्फा 1 सर। अल्फा 2 एंड अल्फा 1, ठीक है। तो अल्फा 1 एंड अल्फा 2 इज एसोसिएटेड विद पेप्टाइड बाइंडिंग ग्रुप, या जो फॉर्म करता है पेप्टाइड बाइंडिंग ग्रुप। और जो अल्फा 3 है वो अलग, ठीक है, यानी कि वो ट्रांस मेम्ब्रेन डोमेन बनाता है। इसके अलावा दे, वही बताया मैंने, एक सिंगल ट्रांस मेम्ब्रेन डोमेन होता है। इसके अलावा एक बीटा 2 माइक्रोग्लोबिन होता है। जो बीटा 2 माइक्रोग्लोबिन है दे शो नो पॉलीमॉर्फिज्म। अच्छा, आपको समझ में आ रहा है कि पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब क्या है? कोई बताएगा पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब क्या है? सर मोर पेप्टाइड उसमें जुड़ते हैं। नहीं, देखिए पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब ये है कि जो जीन है, ठीक है, वो जो जीन मैंने बताया कि ये हाईली पॉलीमॉर्फिक जीन इसको बना रहे हैं एमएचसी को। क्यों बना रहे हैं? क्योंकि इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल जो एमएचसी है उनमें बहुत डिफरेंसेस होते हैं, इवन सेल टू सेल एमएचसी में डिफरेंसेस हैं। ओके, और पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब ये है कि जो उसमें हो सकता है कि एक अमीनो एसिड का डिफरेंस हो सकता है 2, या हो सकता है लाखों अमीनो एसिड का डिफरेंस हो, ठीक है। यानी कि अमीनो एसिड के डिफरेंस के कारण, वो अमीनो एसिड का डिफरेंस क्यों हो सकता है? क्योंकि जो जीन है वो पॉलीमॉर्फिक है, यानी कि किसी में वो ATGC है तो किसी में CG80 हो, ठीक है, तो हाईली पॉलीमॉर्फिक है। इवन सेम स्पीसीज में ही जो है वो हाईली पॉलीमॉर्फिक है एमएचसी में। इसीलिए जब टिश्यू ट्रांसप्लांटेशन होता है तो जनरली अगर स्पीसीज जो है रिलेटेड नहीं है तो ट्रांसप्लांटेशन पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि यही एमएचसी जो है वो रिजेक्ट कर देता है ना। आखिर सेल्स जो है वो सेल्फ को ही तो रिकॉग्नाइज करेगी, लेकिन क्योंकि ये इतना पॉलीमॉर्फिक है कि ये सिर्फ उसको मतलब जरा सा भी डिफरेंस जो है वो रिकॉग्नाइज कर लेता है। तो फिर क्या किया जाता है, इम्यूनो सप्रेसर दिया जाता है उस जगह पे, जिससे कि एमएचसी क्लास 1 वहां पर सप्रेस हो जाए, ठीक है, और वो उसको रिजेक्ट ना करने की बजाय एक्सेप्ट कर ले। ओके, तो ये एमएचसी के कारण ही होता है कि ट्रांसप्लांटेशन और ग्राफ्ट रिजेक्शन जो हो रहा है वो एमएचसी के कारण ही होता है, ठीक है। ये हम बताएंगे आगे चल के। तो कुल मिला के हम ये कह रहे थे कि बीटा माइक्रोग्लोबिन जो पेप्टाइड आपको दिख रहा है उसमें जो चेन दिख रही है, दे हैव नो
पॉलीमॉर्फिज्म, मतलब उसका पॉलीमॉर्फिज्म से कोई रिलेटेड नहीं है या उसका बाइंडिंग से कोई रिलेशन नहीं है कि कोई भी पेप्टाइड उससे बाइंड करे, उससे कोई मतलब नहीं। तो बाइंडिंग से रिलेटेड कौन है? वो है पेप्टाइड बाइंडिंग ग्रुप, यानी कि अल्फा 2 और अल्फा 3, इसलिए वो हाईली पॉलीमॉर्फिक होंगे, यानी कि वो कई सारे डिफरेंट डिफरेंट पेप्टाइड से जुड़ सकते हैं। जो बीटा 2 माइक्रोग्लोबिन है, इट इज फॉर्म बाय क्रोमोसोम्स 15। देखिए, जो अल्फा और बी अल्फा चेन है, इट इज एसोसिएटेड विद क्रोमोसोम 6। ये अलग क्रोमोसोम इसको बना रहा है अल्फा चेन को, और जो बीटा चेन है इसको अलग क्रोमोसोम बनाएगा, यानी कि क्रोमोसोम 15। हम आपको अगर पीछे देखते हैं, अभी बताते हैं। देखिए, हमने इसको बताया नहीं था, यहाँ बता दे रहे हैं कि जो MHC है, जनरली उसके जीन कहाँ पाए जाते हैं? दे आर फाउंड ऑन द शॉर्ट आर्म ऑफ क्रोमोसोम 6। तो क्रोमोसोम 6 पर जो है ये MHC के जीन होते हैं। लेकिन जो बीटा 2 माइक्रोग्लोबिन है, उसका जो क्रोमोसोम है वो है क्रोमोसोम 15। ठीक है, ये एक्सेप्शन है, मतलब उसका अलग क्रोमोसोम है और इसका क्रोमोसोम अलग है। क्यों है? क्योंकि ये हाईली पॉलीमॉर्फिक क्रोमोसोम है, मतलब इसके पास जो जीन है वो हाईली पॉलीमॉर्फिक है, और वहां पर जो जीन है वो कोई पॉलीमॉर्फिक शो नहीं कर रहा है। अब जो MHC क्लास 1 है, इसमें प्रोसेसिंग कैसे होती है, मतलब कि ये एक्सप्रेस कैसे करता है सरफेस पे, तो इसको देख लेते हैं। देखिए, क्लास 1 प्रोसेसिंग पाथवे, इसको पहले क्लियर करते हैं। ठीक, तो देखिए, जो MHC क्लास 1 है, दे ओनली अटैच विद एंडोजिनस एंटीजन। ध्यान दीजिएगा, जो एक एक चीज जो आपको बीच में बताएंगे उसको समझिएगा। यहाँ पर वो एंडोजिनस एंटीजन से जुड़ेगा, यानी कि ऐसा एंटीजन जिसकी प्रोसेसिंग इनसाइड हो। यानी कि मान लीजिए कि कोई वायरस आया, ठीक है, और वायरस आके यहाँ पर, या कोई माइक्रोब्स आया, कोई भी माइक्रोब्स आया, उसका जो प्रोटीन है वो, यहाँ प्रोटीएजेस काम किए। उन्होंने क्या किया कि इस प्रोटीन्स को छोटे छोटे पार्ट में ब्रेक कर दिया। ठीक है, तो ये एंटीजन की प्रोसेसिंग हो गई, यानी कि वो छोटे छोटे पार्ट में, यानी कि पेप्टाइड्स में वो टूट गया। अब ये जो टूटने के बाद ये पेप्टाइड जो है, फिर इसको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर ट्रांसपोर्ट किया जाता है बाय द हेल्प ऑफ ट्रांसपोर्टर चैनल। ये चैनल क्या है? टैप। टैप क्या है? टैप इज ए ट्रांसपोर्टर एसोसिएटेड विद एंटीजन प्रोसेसिंग। तो जहां पर एक चैनल होता है जिसको कहते हैं टैप, तो इस टैप के थ्रू ये पेप्टाइड्स अंदर जाते हैं, यानी कि ट्रांसपोर्टर एसोसिएटेड विद एंटीजन प्रोसेसिंग, इसके थ्रू ये अंदर जाते हैं। फिर जो क्लास 1 MHC है, इससे ये बाइंड करते हैं, और बाइंड करने के बाद इनको सरफेस पे शो किया जाता है। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली चीज ये है कि जो पेप्टाइड्स हैं, दे आर एंडोजिनस पेप्टाइड एंड दे कम या ट्रांसपोर्टेड थ्रू दिस टैप चैनल। ओके, नाउ दिस इज क्लास 1 प्रोसेसिंग पाथवे। नहीं समझ में आया। एक मिनट, देखो कुछ एक दिक्कत हो रही है, इसको करना है।
ओके, तो ये पाथवे दिख रहा है, स्क्रीन दिख रही है आपको? यस सर। ठीक है, तो यस सर। इसको समझिए। यहाँ पर बात हो रही है कि MHC क्लास 1 विद पेप्टाइड की प्रोसेसिंग कैसे होती है। तो एक बार फिर से इसको समझते हैं कि देखिए, जो भी MHC है ये हमेशा प्रोसेस्ड एंटीजन से बाइंड करेंगे। प्रोसेस्ड एंटीजन का मतलब कि एंटीजन जो है वो पहले सेल्स के अंदर आएंगे, ठीक है, और सेल्स के अंदर आने के बाद जो एंटीजन है इनका ब्रेकडाउन होगा। ब्रेकडाउन हुआ अंदर, इनसाइड हुआ, इसलिए इसको एंडोजिनस एंटीजन कहेंगे, ठीक है। तो ये एंडोजिनस एंटीजन यानी कि वायरल प्रोटीन क्या है, वो छोटे छोटे पार्ट में यानी कि पेप्टाइड्स में ब्रेकडाउन होती है बाय द हेल्प ऑफ प्रोटीएजेस, ठीक है। वो हो सकता है लाइसोजाइम जो है कुछ प्रोटीएजेस रिलीज करे जिनके थ्रू जो है ये वायरल प्रोटीन ब्रेकडाउन हो, ठीक है। और ये पेप्टाइड्स फिर ट्रांसपोर्टर एसोसिएटेड विद एंटीजन प्रोसेसिंग चैनल के थ्रू यानी कि टैप चैनल के थ्रू एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जाएंगे। अब आप एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्लास 1 MHC का फॉर्मेशन हो चुका है, आप इसको समझ रहे हैं। यानी कि न्यूक्लियस में जो क्रोमोसोम 6 होगा, उसके बाद क्रोमोसोम 15 होगा, ठीक है। ये दोनों क्रोमोसोम इसकी चेन का फॉर्मेशन करेंगे। फिर चेन का फॉर्मेशन होने के बाद ही इसको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में फर्दर फोल्डिंग के लिए भेज दिया जाएगा। यहाँ पर इसकी फोल्डिंग होगी और फोल्डिंग के बाद कंप्लीट स्ट्रक्चर यानी कि MHC क्लास 1 का फॉर्मेशन हो गया। अब ये जो क्लास 1 है ये फिर पेप्टाइड से यानी कि पेप्टाइड बाइंडिंग ग्रुप की हेल्प से यहाँ पर बाइंड करेंगे और बाइंड करने के बाद फिर इसको क्या किया जाएगा, इसको वेजाइकल के थ्रू इसको ट्रांसपोर्ट कर दिया जाएगा मेम्ब्रेन के पास। फिर मेम्ब्रेन फ्यूजन होगा और फिर ये सरफेस पे शो करेगी, ठीक है। और फिर जब सरफेस पे शो करेगी तो इससे बाइंड करेगा टी सेल्स। कौन सी टी सेल्स? टी साइटोटॉक्सिक सेल्स, क्योंकि उसी के पास CD, कौन सा CD है? CD8। अब आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं, अगर आपको याद करना है कि CD8 किससे बाइंड करेगा तो CD जो क्लास 1 है उससे CD8 बाइंड करेगा, क्लास 2 से CD4 बाइंड करेगा। जैसे मैं कभी भी अगर रिवाइज करता हूँ, अगर मैं कहीं भी भूल जाता हूँ तो ये याद ध्यान रखता हूँ कि जिसके पास नंबर ज्यादा है वो कम वाले से बाइंड करेगा, जिसके पास नंबर कम है वो ज्यादा वाले से बाइंड करेगा। ओके, तो क्लास 1 वो CD8 के साथ बाइंड करेगा, क्लास 2 वो CD4 के साथ बाइंड करेगा। CD8 को याद रखना पड़ेगा, CD8 टी सेल्स के साइटोटॉक्सिक के पास होता है और CD4 वो हेल्पर टी सेल के पास होता है, ठीक है। दिस इज द स्ट्रक्चर, ये पेप्टाइड बाइंडिंग ग्रुप है, यहाँ से वो बाइंड करेगा, ठीक है। ये पूरी प्रोसेस है कैसे क्या हो रहा है। अब क्लास 2 की बात करते हैं। तो जो क्लास 2 है ये इसमें डिफरेंस समझिएगा। जो क्लास 1 था दे शो बाय ऑल न्यूक्लिएटेड सेल, वेयर एज क्लास 2 इज शोज बाय जनरली एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स। जो क्लास 2 है जनरली एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स शो करती है, जैसे मैक्रोफेजेस है, बी लिम्फोसाइट्स है, डेंड्राइटिक सेल्स है, लैंगरहैंस सेल्स, ठीक है। तो जो क्लास 2 है वो कौन शो कर रहा है? एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स, ओके। और जो क्लास 2 है वो बन कैसे रहा है? दिस जीन प्रोडक्ट यानी कि HLA-DP, HLA-DQ एंड HLA-D4 के थ्रू। इनमें 2 चेन होती है, इसमें भी एक अल्फा और एक बीटा चेन, ठीक है। वहां पर भी चेन थी अल्फा और बीटा, लेकिन अल्फा जो है वो 3 स्ट्रक्चर में डिवाइडेड था, अल्फा 1, अल्फा 2 एंड अल्फा 3, जिसमें अल्फा 2 एंड 3 जो है पेप्टाइड बाइंडिंग ग्रुप बनाते हैं और बीटा 2 माइक्रोग्लोबिन बनाता है, जो कि अदर कोई क्रोमोसोम 15 उसको ट्रांसक्राइब और ट्रांसलेट करता है, ठीक है।
अब प्रोसेसिंग कैसे होती है क्लास 2 की प्रोसेसिंग। तो क्लास 2 इज ए एक्सोजिनस एंटीजन। यहां पर क्लास 2 क्या है, इट इज बाइंड विद एक्सोजिनस एंटीजन। ध्यान दीजिएगा वहां पर क्लास 1 इज बाइंड विद एंडोजिनस एंटीजन, यानी कि ऐसा एंटीजन जो कि प्रोसेस हुआ इनसाइड, ब्रेकडाउन हुआ इनसाइड, ठीक है, और उसके बाद फिर उसकी बाइंडिंग हुई। बाइंडिंग का मतलब वो इनसाइड आने के बाद फिर उसको यहाँ पर टैग के थ्रू एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भेजा गया और फिर उसका जो है फर्दर शो हुआ उसको एमएससी क्लास 1 के थ्रू। लेकिन यहाँ पर ये एक्सोजिनस एंटीजन है जो कि बाहर से ही, मतलब वो अंदर नहीं आएगा, यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में नहीं आएगा, उस वो डायरेक्टली जो है उसका वेजाइकल फ्यूजन यहाँ पर एमएससी क्लास 2 के साथ हो जाएगा। तो होता क्या है कि जो एमएससी क्लास 2 है इसके पास दो चेन है, एक अल्फा एक बीटा, इसके अलावा भी एक चेन होती है जिसको कहते हैं इनवेरिएंट चेन, ठीक है। और ये जो इनवेरिएंट चेन है, जब एक्सोजिनस एंटीजन बाइंड कर जाता है तो इनवेरिएंट चेन हट जाती है। अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें, बैक जाके आगे देखिए, दिस इज द स्ट्रक्चर, ठीक है। तो दिस इज अल्फा चेन एंड दिस इज बीटा चेन, और अल्फा चेन और बीटा चेन ही मिलकर पेप्टाइड बाइंडिंग ग्रुप बनाती है। स्टार्टिंग में जो इसको क्लियर करना है, देखिए स्टार्टिंग में यहाँ पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में अल्फा चेन एंड बीटा चेन का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है। इसके साथ इसके ऊपर इनवेरिएंट चेन जुड़ी हुई है। क्यों जुड़ी हुई है, इसका एक रीजन है। इसका रीजन ये है कि यहाँ पर हो सकता है एंडोजिनस एंटीजन भी रहे हो, और ये एंडोजिनस एंटीजन टैप चैनल के थ्रू यहाँ पर आके बाइंड करना चाहे। तो क्योंकि इनवेरिएंट चेन है इसलिए ये एंडोजिनस एंटीजन डायरेक्टली इनवेरिएंट चेन होने के कारण इससे बाइंड नहीं कर पाते हैं। जब ये कंप्लीट प्रोसेस हो जाती है और उसके बाद वेजाइकल को गोल्जी यानी कि ट्रांस गोल्जी के थ्रू आगे भेजा जाता है और उसके बाद इसका फ्यूजन होता है पेप्टाइड से, एक्सोजिनस पेप्टाइड से, तब ये इनवेरिएंट चेन यहाँ हटती है और ये एक्सोजिनस पेप्टाइड यहाँ आके बाइंड करते हैं और फिर ये क्लास 2 के थ्रू मेम्ब्रेन पे शो होते हैं। तो रीजन समझ में आया कि इनवेरिएंट चेन यहाँ पर क्यों अटैच है। इसलिए अटैच है कि जो एंडोजिनस एंटीजन है वो आके यहाँ ना बाइंड कर सके, ठीक है। सिर्फ एक्सोजिनस एंटीजन यहाँ पर बाइंड करे, इसलिए इनवेरिएंट चेन इसमें होती है। तो क्लास 2 एमएचसी की प्रोसेसिंग एक्सोजिनस एंटीजन के थ्रू होती है, यानी कि यहाँ पर एक्सोजिनस एंटीजन आके बाइंड करेगा, वाइल क्लास 1 की जो प्रोसेसिंग होती है वो एंडोजिनस एंटीजन के थ्रू होती है, क्योंकि वहां पर कोई इनवेरिएंट चेन नहीं है, वो डायरेक्टली आके टैप से आके अंदर बाइंड कर सकता है, ठीक है। क्लियर है, कोई डाउट? तो अगर हम डिफरेंस देखें क्लास 2 और क्लास 1 की प्रोसेसिंग में, द डिफरेंस इज दिस एंटीजन, exogenous and endogenous. Endogenous antigen come inside the endoplasmic reticulum. Exogenous antigen directly fuse with the MSC class 2 vesicle, ठीक है, outside the endoplasmic reticulum. अब ये जो क्लास 2 MSC मॉलिक्यूल है इसको रिकॉग्नाइज कौन करेगा? दिस इज रिकॉग्नाइज्ड बाय टी हेल्पर सेल्स, क्योंकि ये प्रेजेंट कौन कर रहा है? इट इज प्रेजेंट बाय एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स, ठीक है।
तो दीज आर सम डिफरेंसेस, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा कि एमएससी क्लास 1 और क्लास 2 में क्या डिफरेंसेस होते हैं बेसिकली। आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। कोई डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हैं, कुछ ना समझ में आया हो या क्लियर हो गया हो तो फिर आप इसके क्वेश्चंस जो आए हो उसको लगाइए एमएससी तक अभी तक। क्लास सेकंड में क्लास सेकंड हेलो। एमएससी, हाँ बताइए। यस सर, क्लास सेकंड में से फिर से बता दीजिए।